नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है फ्लूइड मैकेनिक्स की वीडियो लेक्चर सीरीज में। लास्ट टाइम पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड के बारे में। उसी में हमने कई सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस की है और रिसेंटली सबसे लास्ट टाइम में हमने विस्कोसिटी क्या होती है इसके बारे में डिस्कशन किया। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्लूइड की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जिसका कि हम दैनिक जीवन में भी बहुत सारे एग्जांपल्स देखते हैं और उसको रियलाइज भी करते हैं। उस प्रॉपर्टी का नाम है सरफेस टेंशन। हिंदी में बोलते हैं पृष्ठ तनाव। तो ये एक डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है। सरफेस टेंशन। अब ऐसा आपने कई बार देखा होगा कि पत्तियों में छोटी छोटी बूंदें, ड्रॉपलेट्स जो है वाटर की होती है, वो स्फेरिकल शेप ले लेती हैं, धीरे धीरे रोल करके नीचे गिर जाती हैं। अगर आप मरकरी एक प्लेन सरफेस पे ऐसे ही मरकरी की ड्रॉप डालें तो वो अप्रोक्सीमेट स्फेरिकल शेप ले लेती है, गोलाकार बन जाती है अपने आप। या फिर हम बात करें कि एक बहुत छोटा सा मच्छर जो होता है वो लिक्विड के ऊपर तैरने लगता है, यानी पानी के ऊपर बड़े आराम से बैठ जाता है, वाटर के ऊपर, वो डूबता नहीं है। अगर आप ब्लेड बहुत जेंटली, बहुत धीरे से पानी के सरफेस में रखें तो वो भी डूबेगी नहीं, बैलेंस कर जाएगी। बहुत छोटी सी निडल, सुई अगर आप पानी के ऊपर रखें बहुत धीरे से तो वो भी नहीं डूबेगी, वो भी उसमें तैर जाएगी। इसका एक्सपेरिमेंट भी हुआ है, आपने स्कूल लेवल में शायद किया भी हो, कि जो सुई होती है उसको एक प्लेन पेपर में रख के और धीरे से पानी में छोड़ दिया जाता है। बहुत देर बाद जब पेपर जो है वेट यानी गीला हो जाता है तो वो नीचे डूब जाता है और सुई जो है तैरती रहती है। यानी कि सुई को किसी चीज ने बैलेंस कर लिया, ऑब्वियसली। तो वो किसके कारण होता है? वो लिक्विड की एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, सॉरी माफ कीजिएगा, लिक्विड की नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अभी मैं बताऊंगा कि वो क्यों डेवलप होता है। तो एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के कारण होता है, दैट प्रॉपर्टी इज सरफेस टेंशन। अभी सरफेस टेंशन क्या होता है इसे हमें समझने की जरूरत है। तो सरफेस टेंशन क्या होता है इसके लिए पहले हम देखते हैं, एक बल्क ऑफ लिक्विड बनाते हैं। लेट अस सपोज कि हमारे पास एक कंटेनर है। इस कंटेनर में हमने लिक्विड भर रखा है, लिक्विड भर रखा है। तो क्या होगा? लेट्स सी, सपोज ऊपर एयर है और ये मान लीजिए H2O या पानी है, वाटर है। नाउ मानिए एक मॉलिक्यूल वाटर का यहां पर है। लेट मी चेंज द कलर। एक मॉलिक्यूल वाटर का यहां पर है, सपोज इसका नाम हमने रखा ए, और एक मॉलिक्यूल है सरफेस पे। दो अलग अलग मॉलिक्यूल हैं, हमको समझना है ये चीज। तो अगर इस मॉलिक्यूल की बात करें, यानी मॉलिक्यूल ए की बात करें हम, मॉलिक्यूल ए की, तो दिस मॉलिक्यूल इज सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल। बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल से सराउंड घिरा हुआ होगा और सारे वाटर मॉलिक्यूल्स इस पे जो है अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे, जिसको हम बोलते हैं कोहेसिव फोर्सेस, है ना। दो तरह का फोर्सेस हमने पढ़े हैं, एक कोहेसिव फोर्स और एक एडहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स मतलब सेम मॉलिक्यूल के बीच में, सेम मॉलिक्यूल के बीच में, मतलब सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के बीच में
और एडहेसिव फोर्स का मतलब डिफरेंट सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के बीच में, यानी दो अलग अलग पदार्थों के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगता है उसे हम बोलते हैं एडहेसिव फोर्स या फोर्स ऑफ एडहेशन। और जो सेम मॉलिक्यूल यानी कि एक ही सब्सटेंस यानी एक ही पदार्थ के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। हिंदी में इसको बोलते हैं ससंजक बल और असंजक बल। तो यहाँ पे चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल है, तो जाहिर सी बात है सब इसको अट्रैक्ट कर रहे होंगे अपनी तरफ, सब अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो इस पे नेट जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा, ये नेट फोर्स जो एक्सपीरियंस कर रहा होगा वो होगा 0, क्योंकि चारों तरफ से इसमें मॉलिक्यूल्स से घिरा हुआ है और उसके कारण जो है हर तरफ से इस पे अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। तो सब तरफ से जो एवरेज अगर उसका निकालेंगे तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा और एक ऐसा आपको लगेगा, यानी मॉलिक्यूल ए को ये लगेगा कि चारों तरफ कोई सा फोर्स नहीं है। जबकि अगर हम मॉलिक्यूल बी की बात करें तो उसके इस साइड तो वाटर है, यानी वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन ऊपर अगर हम बात करें तो ऊपर एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, ऊपर एयर के मॉलिक्यूल्स हैं। अब नीचे की साइड उस पे अट्रैक्शन फोर्स लगेगा ऑब्वियसली, और ऊपर की साइड भी अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, लेकिन वो होगा एडहेसिव फोर्स। जो ऊपर लगेगा वो एयर और वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में लगेगा, तो वो उतना स्ट्रांग नहीं होगा, क्योंकि एयर के मॉलिक्यूल और वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में अगर कोई फोर्स लगेगा तो उतना स्ट्रांग नहीं होगा। और वाटर के बीच में जो फोर्स लगेगा, यानी जो सिमिलर मटेरियल के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स होगा, वो कंपैरेटिवली ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो इससे कारण ये जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल बी, ये एक नेट इनवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, एक नेट इनवर्ड फोर्स, क्योंकि ऊपर वाला जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कम है, तो पूरा बैलेंस नहीं हो पाएगा, पूरा बैलेंस नहीं हो पाएगा, तो इसको एक नेट इनवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस होगा, नेट इनवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस होगा। तो अगर ऐसा है कि इस मॉलिक्यूल को एक नेट इनवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, तो ऐसे सरफेस पे जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे सबके साथ यही होगा, यानी सरफेस पे होने वाले जितने भी मॉलिक्यूल हैं ये सारे के सारे एक इनवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, सारे के सारे एक इनवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। और ये कहां पे है? जहां पे इंटरफेस बना हुआ है, याद रखिए, जहां एयर का मॉलिक्यूल और वाटर का मॉलिक्यूल है उस जगह ये फिनोमिना ऑब्जर्व हो रहा है हमको, ठीक है। डीप इनसाइड द लिक्विड ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा हमको, क्योंकि चारों तरफ से बराबर फोर्स है। तो यहां अगर ये सब इनवर्ट फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो ये पूरे के पूरे फ्लूइड को क्या करेंगे? दबाने का प्रयास करेंगे। तो उसके विरुद्ध जो अंदर के मॉलिक्यूल्स होंगे उनसे एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा, ऊपर की तरफ रिपल्सिव फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, यानी ये मॉलिक्यूल जितने अंदर वाले हैं वो सब दबे हुए कंप्रेस्ड नेचर में होंगे, तो वो क्या करेंगे? बाहर की तरफ फोर्स लगाएंगे, बाहर की तरफ फोर्स लगाएंगे। तो ये जो ऊपर वाली लेयर बनी, ये जो आपके ऊपर वाली लेयर बनी, लेट मी शो फ्रॉम डिफरेंट कलर, ये जो लेयर बनी ये स्ट्रेच्ड कंडीशन में अपने आप को महसूस करेगी, ऐसा लगेगा कि खिंची हुई है। कैसे, मैं बताता हूं, अभी आप एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे होंगे। आपने एक गुब्बारे में हवा फूकी, तो गुब्बारे के अंदर जब हवा जाएगी तो गुब्बारा क्या होता है? फूलता है। तो अंदर के जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या कर रहे हैं? गुब्बारे का जो सरफेस है उसमें अंदर से बाहर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, और जो गुब्बारे का सरफेस है वो कैसी कंडीशन में है? बिल्कुल स्ट्रेच्ड कंडीशन में महसूस कर रहा है, बिल्कुल स्ट्रेच्ड कंडीशन में, खिंचा हुआ। वैसा ही यहां पे है, क्योंकि अंदर के मॉलिक्यूल्स प्रेशराइज्ड महसूस कर रहे हैं तो वो बाहर की तरफ फोर्स लगाएंगे, तो जो ये सरफेस बन रहा है ना, ये सरफेस बन रहा है, ये बिल्कुल गुब्बारे के सरफेस की तरह ही बनेगा, यानी ये महसूस करेगा हमेशा स्ट्रेच्ड कंडीशन, खिंचा हुआ, ठीक है, हमेशा खिंचा हुआ महसूस करेगा। तो अगर इस सरफेस
को हम यहां अलग से बनाएं, इस सरफेस को यहां हम अलग से बनाएं, और इसमें एक बीच से लेयर लें और आपसे पूछें कि इसमें कैसा फोर्स लगेगा, तो आप बताएंगे कि इधर से भी इसमें ऐसा खिंचा हुआ फोर्स लगेगा, इस तरह का कुछ फोर्स आपको महसूस होगा, और इधर भी ऐसा ही होगा, मतलब दोनों तरफ से ऐसा लग रहा होगा कि ये जो है खींच रहा है, ऐसे खींच रहा है। तो अगर इसी फोर्स को हम लेंथ से डिवाइड कर दें तो इसी को हम बोलते हैं सरफेस टेंशन, इसी को हम बोलते हैं सरफेस टेंशन, फोर्स पर यूनिट लेंथ। ये जो लेंथ है L, यहां से यहां तक की जो लेंथ है L, उससे इस फोर्स को डिवाइड कर दें तो हमको मिलेगा सरफेस टेंशन फोर्स। ये जो टेंसाइल फोर्स आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि मेम्ब्रेन आपकी जो बाहर की लेयर है लिक्विड की, वो एक इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह, एक स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह काम कर रही है, तो उसमें हमेशा एक टेंसाइल फोर्स जो है आपको ऑब्जर्व होगा। उसी टेंसाइल फोर्स को पर यूनिट लेंथ, किसी भी लेंथ से हम काट सकते हैं, कैसे भी, ये जरूरी नहीं है कि जैसे ये अगर हमने लेयर बनाई और इसको ऐसे काट दें तो यहां भी दोनों साइड आपको ऐसा फोर्स दिखाई देगा कुछ इस तरह का। तो ये अगर लेंथ है तो ये F/L दैट इज इक्वल टू सिग्मा, सिंपल। तो जो सिग्मा है इसको हम बोलते हैं सरफेस टेंशन या सरफेस टेंशन कोएफिशिएंट। एक तरह से आपने समझा। अब इसको दूसरे तरह से समझते हैं सरफेस एनर्जी के टर्म्स में। फर्स्ट चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। चलिए इसको दूसरी तरह से समझते हैं। हम तीन अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। वन मॉलिक्यूल इज ए, दूसरा है बी, तीसरा है सी। तो जो मॉलिक्यूल ए होगा वो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, ये अभी अपन बात कर चुके हैं। जो मॉलिक्यूल बी होगा, क्योंकि वो सरफेस के बहुत पास में है, तो उसके इधर ज्यादातर लिक्विड ही लिक्विड है, लेकिन ऊपर थोड़े कम लिक्विड के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, तो इधर जो है कम अट्रैक्टिव फोर्स मिलेगा। तो ये इसको भी एक नेट अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस होगा नीचे की साइड। और जो सरफेस पे है उसको तो होगा ही होगा, आपने देख ही लिया है, क्योंकि ऊपर एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, ऊपर एयर के मॉलिक्यूल्स है, तो उनका जो फोर्स ऑफ एडेशन है वो नेट कम है। तो ऑब्वियसली इसमें जो है एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नीचे की तरफ महसूस होगा। यानी कि अगर हमें कोई डीप इनसाइड द लिक्विड कोई एक मॉलिक्यूल है और उसको कहना है कि भाई तुम जाके सरफेस बनाओ, तो वो अगर सरफेस यहां से जाके ऊपर सरफेस बनाएगा, तो जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा वैसे वैसे इस पे फोर्स नीचे की तरफ धीरे धीरे लगना शुरू हो जाएगा। तो यहां से यहां तक तो ये बड़े आराम से चला जाएगा, लेकिन इसके बाद ये जो है एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा नीचे की तरफ। तो आपको अगर इसे सरफेस तक पहुंचाना है तो इस पे वर्क करना पड़ेगा। अब अगर आपने इस पे वर्क किया और ये मॉलिक्यूल यहां पे पहुंचा, तो दैट वर्क शुड बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ऐसे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं जो सरफेस पे हैं, उन सब के पास स्टोर्ड एनर्जी होगी। क्यों? क्योंकि कोई भी मॉलिक्यूल अपने आप जो है ऊपर नहीं जाएगा, उसको आपको वर्क करके सरफेस तक पहुंचाना पड़ेगा। यानी जितने भी मॉलिक्यूल्स सरफेस पे हैं उनके पास स्टोर्ड एनर्जी होगी, और उसी को हम कहते हैं सरफेस एनर्जी। और अगर मॉलिक्यूल जो सरफेस में है उनके पास स्टोर्ड एनर्जी है, तो जाहिर सी बात है जो सरफेस है वो स्ट्रेच्ड कंडीशन में होगा। कैसे? जैसे आप उसको एक स्प्रिंग से कंपेयर करके समझ सकते हैं। स्प्रिंग नॉर्मल कंडीशन में कभी भी एनर्जी स्टोर नहीं करती है। स्प्रिंग में जो स्टोर एनर्जी स्टोर्ड हम लिखते हैं वो या तो जब स्प्रिंग को हम कंप्रेस कर दें या फिर उसको एक्सपैंड कर दें, तभी हम कहते हैं कि उसमें जो है एनर्जी स्टोर हुई है। नॉर्मल कंडीशन में उसमें एनर्जी स्टोर नहीं होती है। तो ऐसे ही यहाँ पे अगर
कोई एक सरफेस बना हुआ है, कोई मेम्ब्रेन बनी हुई है और उसमें जो है स्टोर्ड एनर्जी है, तो इसका ये मतलब हुआ कि वो स्ट्रेस्ड कंडीशन में है। ठीक है, और अगर उसको हम बाहर दिखाएंगे तो इस तरह से उस मेम्ब्रेन को दिखाएंगे और हम कहेंगे कि ये स्ट्रेस्ड कंडीशन में है, तो इस पे आप कोई भी लाइन खींचिए तो इसमें दोनों तरफ आपको इस तरह का टेंसाइल नेचर का फोर्स दिखाई देगा। फोर्स इसको हम कह रहे हैं F, और दिस फोर्स पर यूनिट लेंथ इज डिफाइंड एज सरफेस टेंशन। तो आपको दोनों तरह से कैसे भी समझना हो समझ सकते हैं आप, सरफेस एनर्जी के कॉन्सेप्ट से या फिर इससे पहले जो हमने कोहेसिव और एडहेसिव फोर्सेस के कॉन्सेप्ट से समझाया। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि सरफेस टेंशन तब आएगा, सरफेस टेंशन तब आएगा जब दो इमिसिबल लिक्विड्स होंगे, ऐसे इमिसिबल फ्लूइड्स होंगे, यानी ऐसे फ्लूइड्स जो मिक्स नहीं हो सकते एक दूसरे में, तभी हमेशा इंटरफेस जनरेट होगा और उसी इंटरफेस में सरफेस टेंशन आएगा। क्योंकि केवल लिक्विड 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 कोई एक सिंगल लिक्विड है, उसके अंदर कहीं आपको सरफेस टेंशन नहीं महसूस होगा। तो यानी यहाँ पे एक एयर है, एक वाटर है, यानी एक लिक्विड है और एक गैस है, तो इसके बीच में एक इंटरफेस बना, तो इस इंटरफेस में हमको सरफेस टेंशन महसूस हुआ। तो सरफेस टेंशन सिंगल फ्लूइड की प्रॉपर्टी नहीं है, ये याद रखिएगा, इट इज अ बाइनरी प्रॉपर्टी। तो अगर हम सरफेस टेंशन की वैल्यू हम देखते हैं, सिग्मा वाटर के लिए हम लिखते हैं तो होती है 0.073 न्यूटन पर मीटर। ये शायद आपको याद हो या न भी याद हो, लेकिन ये विद रिस्पेक्ट टू एयर होती है, ये याद रखिएगा। वाटर का जो इंटरफेस बन रहा है एयर के साथ, वहां पे है ये सरफेस टेंशन की वैल्यू। ऐसे ही सरफेस टेंशन की वैल्यू अगर मरकरी की देखें तो दैट इज 0.44 न्यूटन पर मीटर, ये भी एयर के सापेक्ष है। तो इसका ये मतलब हुआ कि जब भी दो इमिसिबल फ्लूइड्स होंगे तभी एक इंटरफेस बनेगा और तभी सरफेस टेंशन आपको ऑब्जर्व होगा, यानी कि सरफेस टेंशन इज अ बाइनरी प्रॉपर्टी, ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मैंने जैसे कि आपको बताया कि बहुत सारे फिनोमेना हैं जो आप देखते हैं, तो उसमें से कुछ केसेस अपन डिस्कस कर लेते हैं, वो भी अभी आपको देखिए समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। पहला केस अपन डिस्कस करते हैं कि अगर एक ड्रॉपलेट है किसी लिक्विड की, ड्रॉपलेट है किसी लिक्विड की, तो अभी हम बहुत बात कर रहे थे कि अगर ड्रॉपलेट है तो अगर वो सरफेस क्रिएट कर रही है तो सरफेस जो है स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन की तरह काम करेगी, यानी कि वो चारों तरफ से फ्लूइड को अंदर दबाएगी और जो फ्लूइड है वो बाहर की तरफ प्रेशर करेगा। इसका मतलब ये होना चाहिए कि हमेशा जो अंदर फ्लूइड भरा हुआ है उसका प्रेशर बाहर से ज्यादा होना चाहिए। तो देखिए, देखते हैं हम कितना ज्यादा होता है, लेट्स सी। मान लीजिए ये एक ड्रॉपलेट है, मरकरी की हो सकती है, वाटर की हो सकती है, इसके अंदर मरकरी भरा हुआ है या वाटर भरा हुआ है, इसके अंदर मान लीजिए H2O है, H2O है और बाहर है एयर। तो बाहर इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। तो बाहर हर तरफ से जो प्रेशर लग रहा है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसको मान लीजिए P0, और अंदर का प्रेशर मान लीजिए है P1, अभी हमको पता नहीं है, और हमको निकालना है डिफरेंस इन प्रेशर, यानी कि अंदर कितना ज्यादा प्रेशर है, डेल्टा P की वैल्यू निकालनी है। तो इसको यहां से काट लीजिए, इसको एक ऐसे एक क्रॉस सेक्शन में काटिए, तो ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा। ठीक है, तो अंदर का जो प्रेशर था वो था P1, बाहर का जो प्रेशर है वो चारों तरफ से ऐसे लग रहा है, दैट इज P0। ठीक है, अब इसमें आपको पता है कि
सरफेस टेंशन मैंने बताया कि सबसे जो बाहरी लेयर होगी, सबसे जो बाहरी लेयर उसी पे लगेगा। तो ये जो बाहर वाली लेयर है इसी पे आपको सरफेस टेंशन ऑब्जर्व होगा। ये जो बाहर चारों तरफ दिखाई दे रही है आपको सरफेस टेंशन फोर्स F आपको यहीं पे दिखाई देगा। तो अब फोर्स बैलेंस कर लेते हैं हम y डायरेक्शन में। तो y डायरेक्शन में फोर्स सरफेस टेंशन लग रहा है नीचे की तरफ, ठीक है। तो सरफेस टेंशन फोर्स बराबर हो जाएगा सरफेस टेंशन कोएफिशिएंट इनटू लेंथ। लेंथ कितनी है, इसका पेरीफेरी हो जाएगा लेंथ, इसी लेंथ पे तो लगेगा पूरा सरफेस टेंशन, क्योंकि वो सरफेस पे ही लगता है, जो बाहर की लेयर है उसी पे लगेगा, तो इसकी पेरीफेरी पे यानी इसकी परिधि पे लगेगा। तो इनटू 2 पाई और इसकी रेडियस मान लेते हैं r है, तो 2 पाई r दैट शुड बी इक्वल्स टू, अगर इस p को हम देखें तो इसका जो दो कंपोनेंट अगर बनाएं, एक ये और एक ये, तो वर्टिकल कंपोनेंट ही बचेगा, बाकी जो ये कंपोनेंट है ये इधर से कैंसिल हो जाएगा बराबर, ठीक है, क्योंकि चारों तरफ से इसके प्रेशर लग रहा है। तो वर्टिकल कंपोनेंट नीचे की तरफ P0 है और ऊपर की तरफ है P1 जो बबल के अंदर से दिखाई दे रहा है, तो दैट इज P1 माइनस P0 इनटू किस एरिया में लग रहा है ये, इस एरिया में, यानी कि पाई आर स्क्वायर। तो P1 माइनस P0 इज व्हाट, P0 बाहर का प्रेशर है, P1 अंदर का प्रेशर है, जो लिक्विड बबल के अंदर का प्रेशर है P1, बाहर का प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसको अगर घटाएंगे तो ये एक्सेस प्रेशर देगा डेल्टा P। डेल्टा P दैट शुड बी इक्वल्स टू 2 सिग्मा अपॉन R, 2 सिग्मा अपॉन R। ये एक्सेस प्रेशर आया, किसके कारण आया भाई, सरफेस टेंशन के कारण। सरफेस टेंशन के कारण इतना एक्सेस प्रेशर आ रहा है, डेल्टा P इज इक्वल टू 2 सिग्मा अपॉन R। या फिर अगर इसको हम d के टर्म्स में लिखना चाहें, डायमीटर के टर्म्स में, तो डेल्टा P दैट शुड बी इक्वल टू 4 सिग्मा अपॉन d। सिंपल, R इज इक्वल टू d/2। ठीक है, ये किस केस में है, किसी लिक्विड ड्रॉपलेट के केस में, लिक्विड ड्रॉपलेट। दूसरा केस की बात करते हैं हम। आपने कई बार जो सोप है, साबुन यानी, उसको घोल के और छोटे छोटे गुब्बारे फुलाए होंगे, यानी सोप बबल्स बोलते हैं उनको। तो सोप बबल का अगर हम केस एनालाइज करना चाहें तो लेट्स सी केस 2। एक बात तो क्लियर हो गई कि अंदर का प्रेशर वाकई में कुछ ना कुछ ज्यादा हो रहा है। तो सोप बबल में कुछ इस तरह का होगा कि भाई एक लेयर आपकी बाहर बनी होगी, एक ऐसी बहुत थिन लेयर होगी जो सोप की होगी, क्योंकि अंदर उसके हवा ही भरी रहती है, आपको पता है। तो अंदर भी एयर है, बाहर भी एयर है। अब यहाँ दो लेयर बन रही हैं, दो इंटरफेस बन रहे हैं। मैंने बताया था आपको कि एक तो ये लिक्विड का हो गया, तो लिक्विड और एयर एक साइड है और लिक्विड और एयर इस साइड भी है, तो एक इंटरफेस ये बन जाएगा, एक इंटरफेस ये बन जाएगा। तो मान लीजिए इसके अंदर का प्रेशर है P1 और बाहर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है P0। तो इसका क्रॉस सेक्शन बनाते हैं, लेट्स सी कैसा बनेगा। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। इस तरह से कुछ बनेगा। ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है। अब बाहर इसमें जो है प्रेशर यहाँ पे आपका लगेगा P0, ये आपको पता है, और यहां से नीचे की साइड से प्रेशर लगेगा P1, जो अंदर वाली एयर है वो लगाएगी। अब जो सरफेस टेंशन लगेगा वो दोनों लेयर में लगेगा, इस बार याद रखिएगा। जो ऊपर वाली बाहर की लेयर है, यानी बाहर की एयर और लिक्विड
जो सोप की सरफेस है, और ये जो अंदर वाली लेयर है उसमें भी लगेगा। ठीक है। अब मान लीजिए क्योंकि ये बहुत पतली होती है, यहाँ हमने दिखाया है तो आपको दो अलग अलग लेयर्स दिखाई दे रही हैं, नॉर्मली वो एक ही लेयर टाइप का दिखेगा आपको। तो हम मानते हैं कि इसके सेंटर से जो इसकी रेडियस है वो r है, और दोनों के लिए r मान लेते हैं। तो अगर इसमें नेट फोर्स बैलेंस करें तो फिर से सिग्मा इंटू 2 पाई r और इंटू 2, क्योंकि एक लेयर इनसाइड और एक लेयर आउटसाइड, दोनों की रेडियस हमने r ही मान रखी है। दैट शुड बी इक्वल्स टू, दैट शुड बी बैलेंस्ड बाई P1 माइनस P0 इंटू पाई r स्क्वायर। अब आपको समझने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। P1 माइनस P0 इंटू पाई r स्क्वायर। तो अगर हम यहां निकालेंगे डेल्टा P, तो ये आएगा 4 सिग्मा अपॉन r, या फिर यूं कहें कि डेल्टा P इज इक्वल टू 8 सिग्मा बाई d। सिंपल। एक्सेस प्रेशर इतना आएगा इस केस में, उसका जस्ट डबल। अगर हम एक लिक्विड ड्रॉपलेट की बात कर रहे थे, तो अगर सोप बबल की बात करेंगे तो उसमें जो प्रेशर होगा वो जस्ट डबल आएगा, यानी जो अंदर एयर है वो उसका डबल प्रेशराइज हो जाएगी। अब एक छोटा सा और केस डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए ये एक पाइप है और एक यहां से वाटर जेट निकल रहा है। यहां से इस तरह से कुछ वाटर जेट निकल रहा है। तो इस वाटर जेट में जो जेट बन रहा है इसके अंदर कितना प्रेशर होगा। तो लेट सपोज कि इसको जेट को हम अलग से बना लें और ऐसा क्रॉस सेक्शन ही ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है। तो मान लीजिए कि अंदर का प्रेशर वैसे ही P1 है, बाहर P0 है। तब आपका सरफेस टेंशन फोर्स कहां एक्ट करेगा, इस जगह। जो बाहर फ्री सरफेस बन रहा होगा, जो इंटरफेस बन रहा होगा, वहीं पे सरफेस टेंशन आएगा, यानी सिग्मा। ठीक है। तो अगर यहां हम फोर्स बैलेंस करना चाहें इस डायरेक्शन में, तो डायरेक्ट लिखते हैं इस बार डेल्टा P, यानी P1 माइनस P0 इंटू एरिया। कौन सा एरिया, ये आपके सामने वाला एरिया, यानी ये एरिया दिखाई दे रहा है आपको ये। तो दिस इज डायमीटर इंटू, मान लीजिए यहां से यहां तक ये लेंथ है L। तो डायमीटर इंटू लेंथ, डायमीटर इंटू लेंथ, दैट शुड बी इक्वल्स टू सिग्मा इंटू 2L, सिग्मा इंटू 2L। सिंपल। L से L कैंसिल आउट हो जाएगा। तो डेल्टा P की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो वो आएगी 2 सिग्मा बाई डी। तो अगर कोई वाटर जेट जा रहा है तो उसके अंदर का जो प्रेशर होगा वो कुछ इतना होता है, 2 सिग्मा बाई डी, जो एक्सेस प्रेशर है, यानी जो बड़ा हुआ प्रेशर है उसके अंदर, बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी सरफेस टेंशन। तो आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। आगे चलते हैं। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट आपको दिखाई देता है बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी सरफेस टेंशन, वो है कैपिलरी इफेक्ट। ये कैपिलरी इफेक्ट क्या है। कई बार लेट सपोज कि ये एक जार है और इसमें हमने एक ट्यूब जो है इंसर्ट की, इसमें एक ट्यूब इंसर्ट की ग्लास की। ठीक है, दिस इज वाटर, दिस इज वाटर, और इसमें हमने एक ग्लास की ट्यूब इंसर्ट की। तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि
इसमें वाटर राइज कर जाता है, इसमें वाटर राइज कर जाता है, इसमें वाटर राइज कर जाएगा। और अगर यही ये ग्लास की ट्यूब है, थोड़ा सा चेंज करें इसे हम, ये एक और ग्लास की ट्यूब है, यही अगर मरकरी हो, ये वाटर की जगह पे Hg यानी मरकरी हो और ये ग्लास ट्यूब ही हो, तो ये देखने को मिलता है कि जो मरकरी है उसका लेवल गिर जाता है, H, ये हाइट H। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसमें भी कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स, इन दोनों का बहुत बड़ा रोल है। When force of cohesion is more than adhesion, sorry, force of cohesion is less than adhesion, तो हमको इस तरह का फिनोमेना देखने को मिलेगा। और अगर कोहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन एडहेसिव फोर्स, तो हमको इस तरह का फिनोमेना देखने को मिलेगा। यानी आपको लिक्विड जो है, जो आप ट्यूब, जो नली डालेंगे उस लिक्विड में, उसमें वो लिक्विड आपको नीचे की तरफ ड्रॉप दिखाई देगा, जबकि अगर ऐसा कुछ है तो यहाँ पे आपको राइज दिखाई देगा। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे एक्चुअल में अगर बाहर देखें तो यहाँ पे प्रेशर P है और यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा भाई, इस जगह प्रेशर होगा P0। ठीक है, बाहर का प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड है वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है, तो यहाँ P0 है। ये इस बार फ्री सरफेस हो गया तो यहाँ P0 हो जाएगा, तो यहाँ पे प्रेशर कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा रो जी एच, P0 प्लस P0, यानी P0 प्लस रो जी एच। तो देखिए ये एक ही लेयर है लिक्विड की, एक जगह जो है P0 प्रेशर दिखाई दे रहा है, एक जगह प्रेशर बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये इम्बैलेंस क्यों आ रहा है? यहाँ प्रेशर ज्यादा है, इसमें होता क्या है कि जो एडहेसिव फोर्स है, यानी ग्लास और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वाटर और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में। तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है इसमें रस कर जाते हैं ऊपर की साइड, ये चढ़ जाते हैं ऊपर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो वो खींचने लगता है, तो धीरे धीरे इसमें मॉलिक्यूल्स रस कर जाते हैं और ऊपर तक चले जाते हैं। और वो उतना ऊपर चले जाते हैं कि जो एडहेसिव फोर्स है ये इसके वेट को बैलेंस कर ले, जितने फ्लूइड के वेट को ये बैलेंस कर पाएगा उतना फ्लूइड उसमें ऊपर चढ़ जाएगा। ऐसे ही उल्टा होता है यहाँ पे। मरकरी के जो मॉलिक्यूल्स हैं, मरकरी के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके आपस के बीच का जो फोर्स है यानी कोहेसिव फोर्स, वो बहुत ज्यादा होता है, तो वो वाटर से, सॉरी, ग्लास की बॉडी से दूर भागने का प्रयास करते हैं। तो जैसे ही आप ग्लास को उसमें डिप करेंगे तो वो नीचे की साइड भागने लगते हैं, जितना और डिप करते जाएंगे वो और नीचे जाएगा, तो उतना ही नीचे जाएगा जितनी दूर तक जो ये फोर्स ऑफ कोहेशन है वो, ये जो इसमें एक्स्ट्रा स्पेस क्रिएट हो रहा है इसको बैलेंस कर दे। तो इस तरह का कुछ जो है सिचुएशन क्रिएट हो रहा है। अब ये कैसे पता, देखिए मैंने अभी आपका लिखा था कि सिग्मा ऑफ वाटर with respect to air is 0.073 and sigma of mercury is equals to 0.44। तो आप खुद ही देख सकते हैं 0.073 और 0.44 में कितना डिफरेंस है। और जो सिग्मा है सरफेस टेंशन, मैंने बताया था कि बिकॉज ऑफ कोहेसिव नेचर के फोर्स के कारण होता है।
है ना, एयर और मरकरी के बीच में जो मरकरी के मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे हैं, इसलिए जो बाहर की जो लेयर बनेगी एयर और मरकरी के बीच का इंटरफेस वो बहुत हाईली कंप्रेस्ड महसूस करेगा अपने आप को, वेरएज वाटर में इतना ज्यादा कंप्रेशन महसूस नहीं होगा। तो जब वाटर का मॉलिक्यूल ग्लास के संपर्क में आता है तो एडहेसिव फोर्स बढ़ जाता है, यानी ग्लास के साथ वाटर लाइक लिक्विड है या वेटिंग लिक्विड बोलते हैं उसको, कि जो ग्लास का सरफेस है उसको वाटर फटाफट गीला कर देता है, तो उसको वेटिंग लिक्विड बोलते हैं। और मरकरी में जो है आपस में ही उनका बहुत भाईचारा अच्छा है, बहुत प्रेम अच्छा है, तो वो आपस में ही रहना चाहते हैं, तो वो ग्लास से दूर भागते हैं, तो इस तरह के लिक्विड को अपन बोलते हैं नॉन वेटिंग लिक्विड। अब ये कितनी हाइट चढ़ेगा या कितनी हाइट इसमें फॉल होगा ये अपन चेक कर लेते हैं। लेट्स गो टू नेक्स्ट स्लाइड। देखिए let's see, this is the tube, और ये कुछ इस तरह से बन रहा है, ठीक है। चलिए लेट सपोज कि सरफेस टेंशन फोर्स हमको कुछ इस डायरेक्शन में दिख रहा है। सरफेस टेंशन पूरी पेरीफेरी में रहेगा, जो ऊपर का सरफेस यानी कि जो फ्री सरफेस बना, यानी जो एयर और वाटर के बीच में इंटरफेस बना, जो मेम्ब्रेन बनी, उस पर सरफेस टेंशन फोर्स तो लगेगा ही। तो कुछ इस तरह से हमको दिखाई दिया। ये जो एंगल है इधर, मान लीजिए दिस एंगल, ये एंगल इज थीटा, तो इधर ये वाला एंगल भी थीटा होगा, ठीक है। इसके दो कंपोनेंट होंगे टी के, एक दिस वन और दूसरा वाला अपर, यानी अगर टी ऐसे लग रहा है तो इसके दो कंपोनेंट होंगे। दिस एंगल इज थीटा, तो ऊपर वाला हो जाएगा टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा, और इधर का हो जाएगा टी साइन थीटा। तो टी साइन थीटा चारों तरफ से बैलेंस हो जाएगा। तो जो भी ये लिक्विड इसमें राइज कर रहा है ना ऊपर, जितना भी वेट, वो बैलेंस होगा इस टी कॉस थीटा वाले कंपोनेंट से, क्योंकि हम इक्विलिब्रियम कंडीशन में जब ये पहुंच जाएगा, यानी जितना इसको ऊपर चढ़ना था उतना चढ़ गया, उसके बाद इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई, स्टैटिक कंडीशन में हो गया, तो देयर मस्ट बी फोर्स बैलेंस। तो फोर्स बैलेंस अगर है तो ऊपर का जो ये है टी, टी cos theta, t cos theta should be balanced with the weight of the liquid, weight of liquid। अब मान लीजिए ये h हाइट तक राइज करता है, लेट अस सपोज कि ये h हाइट तक राइज करता है, यहां से जो ये हाइट है वो है h। ये जो ट्यूब है इसका डायमीटर है d, लेट अस कंसीडर कि इसका डायमीटर है d। तो ये T दैट इज सरफेस टेंशन फोर्स, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा सरफेस टेंशन कोएफिशिएंट या सरफेस टेंशन इनटू ये पूरी पेरीफेरी में लगेगा, तो ये हो जाएगा पाई डी इनटू कॉस थीटा, दैट शुड बी इक्वल्स टू वेट। वेट क्या होता है भाई, मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। व्हाट इज मास, मास को अपन ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेंसिटी रो इनटू वॉल्यूम इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, यानी वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड हमको लिखना है। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, अब लिखते हैं रो इनटू व्हाट इज वॉल्यूम, वॉल्यूम इज एरिया इनटू हाइट। तो व्हाट इज एरिया, पाई बाई 4 डी स्क्वायर, दिस इज एरिया इनटू हाइट, दिस इज वॉल्यूम इनटू जी, सिंपल। तो इस केस में हमको निकालना था कि कितना राइज होगा, कैपिलरी राइज,
तो दिस h हमको निकालना है। तो h इज इक्वल्स टू 4 सिग्मा cos थीटा अपॉन रो जी डी। This is the expression for capillary rise. For capillary rise, 4 सिग्मा cos थीटा अपॉन रो जी डी। अब अगर नॉर्मल केस में बात करते हैं तो वाटर और ग्लास के बीच का जो एंगल होता है वो यूजुअली 0 डिग्री देखा गया है। तो cos थीटा की वैल्यू cos 0 हो जाएगी, cos 0 इज 1, तो 4 सिग्मा अपॉन रो जी डी भी अपन लिख सकते हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो दिस मच अमाउंट ऑफ हाइट ये राइज कर जाएगा। अब दूसरा अपन देखते हैं कैपिलरी फॉल। तो कैपिलरी फॉल में भी कुछ ऐसा ही बनेगा। लेट मी डू इट। कैपिलरी फॉल हमको कब दिखाई देगा, ये मैंने आपको बताया कि जब कोहेसिव फोर्स ज्यादा होगा, यानी मरकरी के केस में, मरकरी और ग्लास के केस में। ठीक है, यहां पर अगर मरकरी होगा तो आपको कैपिलरी फॉल दिखाई देगा। मान लीजिए ये हाइट h है, मेनिस्कस की जो हाइट है ये h है। सरफेस टेंशन फोर्स इधर आप दिखा सकते हैं, तो ऐसे ही दिखाएंगे T और T। सिमिलरली ये जो कंपोनेंट आएगा दैट इज T cos थीटा, ये बैलेंस करेगा इसको। यहां से जितना वॉल्यूम स्वेप्ट हो गया है, तो आप बिल्कुल सेम इक्वेशन आपको आएगी कि भाई ये इसको नीचे दबाने के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है और कितना दबाया उसने, कितना वॉल्यूम, इमेजिनरी वॉल्यूम इतना स्वेप्ट किया, तो उसी को बैलेंस कर रहा होगा ये T cos थीटा। तो T cos थीटा दैट शुड बी इक्वल्स टू इमेजिनरी वॉल्यूम या वेट कह सकते हैं, इमेजिनरी वेट ऑफ मरकरी। इसको आप वैसे ही रखेंगे, वेट का फॉर्मूला ब्रेक करके m इंटू जी मीन्स रो इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम आपका सेम आ जाएगा पाई बाई 4d स्क्वायर इंटू h, ये वॉल्यूम आ जाएगा इंटू रो इंटू जी। उसको बैलेंस कर देंगे सिग्मा इंटू पाई डी इंटू कॉस थीटा। तो ये फॉर्मूला इज वेरी सिमिलर, यानी h की जो वैल्यू आपकी आएगी दैट इज 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी, या डी को कैपिटल या स्मॉल कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो कैपिलरी फॉल में भी जो फॉल हो रहा है यानी h की वैल्यू सिमिलर आ रही है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अब एक चीज जो ऑब्जर्व करने की है वो ये है कि जो ये h है यानी कैपिलरी राइज या कैपिलरी फॉल, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डायमीटर ऑफ द ट्यूब। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डायमीटर ऑफ द ट्यूब, यानी जब ट्यूब का डायमीटर बहुत कम होगा, ट्यूब का डायमीटर बहुत कम होगा, तो ही आपको ये फॉल या राइज देखने को मिलेगा। तभी जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो मेनिस्कस हमको कब देखने को मिलता है, जब हम बहुत छोटे डायमीटर की 1 मिलीमीटर या 2 मिलीमीटर डायमीटर की ट्यूब को इंसर्ट करते हैं, तो हमको राइज या फॉल ऑब्जर्व होता है, दिखता है। अदरवाइज अगर ज्यादा डायमीटर की ट्यूब ले रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि होगा नहीं, होगा, यानी कैपिलरी राइज भी होगा, कैपिलरी फॉल भी होगा, लेकिन वो ऑब्जर्वेबल नहीं होगा, वो आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, वो आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, तो आई होप कि आपके ये यूनिट यहीं अपन समाप्त करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें अपन नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। जो भी आपके कंफ्यूजन है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।